नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ऐसा माना जा रहा है कि साल 2025 हल्दी निवेशकों के लिए सोने से कम नहीं होगा। ये बात और है कि इस साल बुआई भी ज़्यादा हुई है और उत्पादन ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो क्या है वो कारण और किस तरह से हल्दी एज अ सेक्टर को अब यहाँ पर देखना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक मांग है या फिर एक्सपोर्ट्स है, और किसानों को इससे कितना फ़ायदा होने की उम्मीद है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। विश्व तेज जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर हैं, खंडेराव पाटिल जी दत्ता ग्रुप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर हैं और गंगाधर श्रवंगारे जी आरमूर फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन हैं। मधुसूदन रेड्डी और JM फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस चेयरमैन प्रणव मेर भी जुड़े हैं हमारे साथ। लेकिन शुरुआत हम यहाँ पर हल्दी के साथ ही करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी डिटेल्स और इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्या हैं। खंडेराव पाटिल जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की सिचुएशन फिलहाल मार्केट्स में है। ये साल हल्दी के लिए काफ़ी बेहतरीन माना जा रहा है कि मांग भी निकल के आएगी, भाव अच्छे मिलेंगे, किसानों को यहाँ पर उन्नति होती हुई नजर आएगी। आप इस सेक्टर को कैसे देखते हैं? नमस्कार मैडम। इस साल तो हमें लगता है कि ज्यादा बुआई हो गई है, लेकिन बारिश 120 दिन लगातार बारिश गिरने के वास्ते बहुत सारा पानी भी बेड़ पे था। तो इसी वर्गीय ये तो टर्मरिक कंद वर्गीय है, इसलिए कुछ अल्प सा हानि भी उसमें आ सकती है। लेकिन यहाँ पे सांगली रीजन में और निजामाबाद, ये दोनों भी रीजन में 120 दिन लगातार बारिश गिरने के वास्ते डैमेज दिख रहा है। अभी मकर संक्रांति के बाद जब अराइवल चालू हो जाएगा तब अंदाज लगेगा कि कितना अराइवल आ सकता है, कितना इस साल प्रोड्यूस मिल सकता है। पाटिल जी, अगर ओवरऑल सेक्टर की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में हल्दी में किसानों ने क्या मुनाफा कमाया है? हेलो जी जी खंडेराव जी। हाँ, इस साल तो जब से इस एक्सचेंज वायदे से किसानों को एक मूल्य निश्चित मिल रही है। और अभी जो NCDX का जो पुट ऑप्शन आ गया है, इस वास्ते तो हमें ऑप्शन जो पुट 16,000 के आसपास अगर खरीद कर मूल्य निर्धारण हो जाएगा तो किसान पहले से ही तय करेगा और उसका प्राइस फिक्स हो जाएगा, उसका एक इंश्योरेंस बन जाएगा और भारी मात्रा में इस ऑप्शन का फार्मर लोग, FPO सभी उनको लाभ हो जाएगा। ओके, तो कुछ साल यहाँ पर अच्छे बीते हैं, लेकिन फसल को लेकर अब यहाँ पर चिंताएं ज़रूर हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी हल्दी के बारे में वो ये थी कि शायद पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार हल्दी की बुआई 30% ज़्यादा हुई है, लेकिन ये जो फसल को नुकसान है उसका ऑफकोर्स हमने प्राइसेस में एक इम्पैक्ट आता हुआ देखा है। गंगाधर जी, आपसे भी पहले यही जानना चाहेंगे कि ये सीज़न अब कैसा नज़र आता है। ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि हल्दी के भाव यहाँ से और चढ़ेंगे, आप कैसे देखते हैं बाजार? नमस्कार जी, मैं गंगाधर बलवंतराव श्रृंगारे दत्ता ग्रुप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हिंगोली से बात कर रहा हूँ जी। हिंगोली जो डिस्ट्रिक्ट है पूरे भारत भर में अभी बहुत सबसे ज्यादा हल्दी उगाने वाला डिस्ट्रिक्ट बोल के आगे सामने आ रहा है। गए साल का अगर देखे तो 60,000 हेक्टेयर का अकेले हिंगोली जिले में बुआई हुई थी। इस साल उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हुई है, मगर पहले वाले किसान जो थे हमारे वो हिसाब से थोड़ा बहुत जो कीड़ रोग है वो लगे वाला है ज्यादा पानी की वजह से। मगर फिलहाल जो पूरे ये है नजारा है वो सामने आएगा अगले महीने जब हल्दी निकालना चालू हो जाएगी, तब सब सामने आएगा। हम हमारे दत्त गुरु का अगर बात करते हैं तो गए साल पिछले 3-4 साल में इधर का जो आवक है वो बढ़ते जा रहा है। ये साल हम तकरीबन अभी तक 15,000 मीट्रिक टन का कारोबार कर चुके हैं। ये 10 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे आजू बाजू विदर्भ है, मराठवाड़ा है, यहाँ के 10 डिस्ट्रिक्ट से हमें यहाँ माल आता है। और किसानों की जो इंक्वायरी है वो देखते हुए ऐसा लगता है कि इस साल भी उतना ही बोरी, लगभग 3 लाख बोरी हमारे यहाँ आ जाएंगी। किसान जो है पूछते रहते हैं ये साल भाव कैसा रहेगा, तो वो हिसाब से किसान का जो हम पूछते हैं ऐसा माल है तो अच्छे ही रिपोर्ट आते जा रहा है। ओके गंगाधर जी, जैसे आपने कहा कि आवक ऑन द राइज है यहाँ पर, पिछले 3-4 साल में सिर्फ बढ़ती हुई ही नजर आई है, लेकिन क्या यहाँ पर हल्दी के भाव भी बेहतर मिलने लगे हैं किसानों को?
बेहतर भाव भी है और 2-3 इसके पीछे कारण भी है हल्दी का उपज बढ़ने में। ये जो नैसर्गिक विपदा है जैसे कि पानी कम होना, पानी ज़्यादा होना, इसमें थोड़ा हल्दी का जो हल्दी है वो म ठहरती है, किसानों को साथ देती है। उसके साथ ही साथ जो भी जंगली श्वापद है, जैसे कि हिरन है, रोही है, कोई सूअर है, इससे भी कोई इसको नुकसान ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँच जाता है, ओला गिर ओके। जाता है, तो भी कोई नुकसान नहीं होता। इस वजह से भी किसान की पसंदी जो है, वो हल्दी को है और पिछले 2-3 साल के 10,000 के तकरीबन जो रेट है, वो किसान को मिल रहा है। उस वो भी एक कारण है कि हल्दी के तरफ किसानों का रुझान बढ़ते ही जा रहा है। दूसरे पीक के सामने इसका जो रेट है, वो थोड़ा अच्छा ही मिल रहा है किसान को। ओके। एक सेंस यहाँ पर मधुसूदन रेड्डी से भी ले लेते हैं। मधुसूदन जी नमस्कार, आपकी क्या सेंस है, क्योंकि अभी तक हमको हमारे पहले 2 प्रवक्ता हैं उन्होंने यही बताया कि बुआई अच्छी हुई लेकिन अब कुछ कीड़े लगने लगे हैं तो फसल को कुछ नुकसान है। जो क्लैरिटी है वो 1 महीने के बाद यहाँ पर आएगी। भावों में कुछ सपोर्ट है, किसान लगातार हल्दी के साथ रहे हैं, उनको रियलाइजेशन भी अच्छी हुई है। आप कैसे देखते हैं अभी आने वाला 1 साल? अभी तो भाव अच्छे है। गए साल को तो थोड़ा ज्यादा है लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया। फिर भी अभी ये पूरा कीड़ा है 10% तक कीड़ा वो पेस्टिसाइड पेस्ट हो गया। अभी ये साल को मैं सोच रहा है 30% हील्डिंग ज्यादा आते। इसमें से 10-15% वो थोड़ा डैमेज भी हो गया। ये साल को ये सोच रहे हैं अभी 15,000 NCDX में है। वो पुट ऑप्शन भी आया, किसान के लिए अच्छी रहता वो पुट ऑप्शन आए तो अभी आया। वो अभी एक बार प्राइस फिक्स करे तो अभी पूरा अप्रैल में डिलीवरी कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बहुत अच्छी लिया वो NCDX वाला। किसान तो खुशी है। अभी 15 दिन में निजामाबाद में आने वाला है हल्दी। अभी तो खुशी है फार्मर। वो पुट ऑप्शन भी आया NCDX में, प्राइस फिक्स करके सेल करने को कोशिश कर रहे हैं फार्मर लोग, इधर FPO का फार्मर लोग। अभी तो इधर तो अच्छी है हिल्डिंग। ओके। मधुसूदन जी, जैसे आपने कहा कि भाव अच्छे हैं, 10% क्रॉप को लेकर यहाँ पर चिंता ज़रूर है, और जहाँ तक हेजिंग की बात है NCDX ऑप्शंस पे आप यहाँ पर अप्रैल NCDX पे डिलीवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ओवरऑल ये सेक्टर कैसा रहा है हल्दी का? अगर हम किसानों के तरीके से देखें, आपके कामकाज के तौर पर देखें, एज एन FPO जब आप यहाँ पर हल्दी में काम कर रहे हैं, सरकार से कुछ और यहाँ पर गुजारिश है? क्या लगता है आगे जाके कैसी फसल रहेगी? क्या प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? प्राइस तो अभी NCDX से पुट ऑप्शन लेके आया ना, वो सब्सिडी भी वो इंश्योरेंस मिल रहा है। ओके। इंश्योरेंस से जो पुट ऑप्शन आया, जो भाव फिक्स करे तो ऐसे रहने का, कहीं हर क्रॉप को भी ऐसे रहने का। ऐसे है तो फार्मर लोग फिक्स करते प्राइस, वो चिंता नहीं रहता फार्मर लोग। वो प्राइस वो भाव मेरे को आता बोल के हर क्रॉप में वैसा रहे तो अच्छा रहता। एब्सोल्युटली। मधुसूदन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो हल्दी वाले किसान हैं वो हल्दी से के साथ ही रहना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये बिजनेस अच्छा है, ये क्रॉप अच्छी है? ये गए साल को ये साल को थोड़ा खुशी है फार्मर ये हल्दी के लिए। पहले 10 साल से वो बहुत परेशान हो गया फार्मर लोग। 6,000 था पहला, इसमें से खर्च 5,000 तक खर्चा हो जाएगा। अभी तो 10 से 12,000 मिलता बोल सोच के फार्मर लोग खुशी है अभी। तो यील्डिंग गया साल को ज़्यादा प्राइस है, थोड़ा यील्डिंग भी ज़्यादा बनाया, लेकिन ज़्यादा बोले तो ज़्यादा मत नहीं, 30% तक वो यील्डिंग ज़्यादा आते। इसमें से 10-15% कुछ डैमेज हो गए तो भी फिर भी लास्ट ईयर को अभी थोड़ा बढ़ के आते क्रॉप। ओह एब्सोल्युटली। गंगाधर जी, आप भी यही कहेंगे कि ये साल शायद यहाँ पर बेहतर रह सकता है? जैसे मधुसूदन जी भी कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में इतना कुछ खास रिटर्न नहीं आया। कोविड के समय हमने ज़रूर देखे थे प्राइसेस और डिमांड दोनों बढ़ता हुआ, लेकिन अब लोगों को लगता है कि इम्यूनिटी बूस्टर है, हल्दी की मांग अब कॉस्मेटिक्स में से निकल के आई है, आयुर्वेदिक में बढ़ी है, जो लोग यहाँ पर उसको एज वेलनेस सुपर फूड के तरीके से भी खाने लगे हैं। तो इन सब का फ़ायदा क्या आपको मिल रहा है? ये जो है सभी किसान यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये साल जो हल्दी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, ये नुकसान भाव में तब्दील हो जाएगा और भाव थोड़े बढ़ के मिलेंगे। और ये हमारे साथी जो बोले, NCDX ने जो नया पुट अप ऑप्शन लिया है, उसमें भी हम हमारे किसानों के तरफ से हम हमारे सहभाग ले रहे हैं।
हम अप्रैल वायदे में बेच के रखेंगे। अगर हमारे किसानों को ये भाव नहीं भी मिला तो हमें ये एनसीडीएक्स की तरफ से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि हमारे किसान 15,000 का भाव लेके रखेंगे और हम उनको वो भाव दे के रखेंगे। अगर भाव बाजार में बढ़ भी जाते हैं तो ये एनसीडीएक्स का ये एक अच्छा वो उनके तरफ से ये आया है, पहल आया है कि नहीं भी दिया उनको हजर में स्टॉक तो भी चलने वाला है, हम वो मार्केट रेट से बेच सकेंगे। और दूसरी बात जो आपने बताई और कही कि इसका जो है औषधि उपयोग और कोई मल्टीनेशनल लेवल पे इसका जो हल्दी का जो उपयोग है वो बढ़ रहा है, ये भी एक किसानों के लिए अच्छी बात है और गवर्नमेंट भी इसके लिए सपोर्ट कर रहा है। हमारे हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में भी एक संशोधन केंद्र होने जा रहा है, उससे भी हमारे यहाँ के किसान को कुछ अच्छी खासी सुविधा मिल जाएगी। और जागतिक लेवल पे अगर हमारे भारत सरकार की तरफ से हल्दी की खपत जो है वो बढ़ जाने के लिए प्रयत्न होते हैं तो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बड़ी, महाराष्ट्र और हमारे नजदीकी आंध्रा तेलंगाना के किसान के लिए एक बहुत ही अच्छी बात हो जाएंगी। जैसे कि अंडे वाले जो किसान होते हैं वो एक कैंपेनिंग चलाते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। सफरचंद वाले, एप्पल वाले भी चलाते, वैसा ही हल्दी का अगर हल्दी के जूस है, हल्दी का दूध है, ऐसा इसके जो भी मेडिसिन के उपयुक्त गुण है ये अगर पूरे वर्ल्ड के सामने भारत सरकार रख देती है हर जगह जाके, और इसकी जो खपत है ये अगर वर्ल्ड के लेवल पे बढ़ जाती है तो इंडिया के फार्मर के लिए एक बड़ी खुशी की बात हो जाएगी। वेल एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा हल्दी काफ़ी पर्याप्त है, उपयुक्त है। भारत ऑफ कोर्स सबसे बड़ा उत्पादक देश है जहां तक हल्दी की बात आती है। 70 से 80% जो वर्ल्ड की हल्दी है वो भारत में उगाई जाती है, तो क्लियरली यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। खंडेराव पाटिल जी, आपसे भी ये चीज़ जानना चाहेंगे। सभी ने कहा कि हल्दी इस साल बेहतर प्राइसेस देती हुई नजर आई है। जिन लोगों से ब्रोकरेजेस से हमारी बात होती है उन्होंने भी कहा कि इस साल हल्दी लेके रखना चाहिए क्योंकि हल्दी इस बार आपको बेहतर रिटर्न्स दे सकती है। तो सभी को लगता है कि हल्दी इस बार अच्छे खासे भाव बढ़ा के ऊपर में किसानों के लिए देगी। और जैसे आप लोगों ने कहा एनसीडीएक्स का आपका साथ है, यहाँ पर काफी सपोर्ट वहां से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, जिस तरह की फसल एज ऑफ नाउ हमें समझ में आ रही है, 10-12 हज़ार के प्राइसेस तो हम मान के यहाँ पर चल ही रहे हैं, क्या ज्यादा तेजी की उम्मीद है इस बार? इसमें मैडम यहाँ पे सांगली और निजामाबाद दोनों बेल्ट में हम देखेंगे तो सांगली में हर साल अराइवल एक 12 लाख बोरी रहती है 50 केजी की, और निजामाबाद में लगभग उतनी ही रेंज में चलता है। और वसमत, हिंगोली, अभी तो ये क्रॉप इतना माइग्रेशन हो गया है, ये सब मिला के हम देखेंगे अगर क्रॉप एवरेज भी रहा तो भी ये जो एनसीडीएक्स ने ऑप्शन इन फ्यूचर लॉन्च करके किसानों को बहुत फायदेमंद कर दिया है। तो किसानों को पहले ही एफपीओ के माध्यम से पुट ऑप्शन अगर 16,000 में खरीद कर मूल्य निर्धारण आराम निश्चित हो सकता है, और जिस भाव पर पुट ऑप्शन खरीदा है उस भाव उसका तय हो जाता है तो वो अपनी खेती के काम में जुड़ा रह सकता है। तो अभी मूल्य निश्चिती परफेक्ट हो गई है तो किसान इस वास्ते बहुत खुश है। तो अभी जितना भी अराइवल है इस साल तो हमें लगता है कि बांग्लादेश अगर ज्यादा से ज्यादा हल्दी उठाएगा तो बहुत बेहतरीन डिमांड भी निकलेगी। और दूसरी तरफ सरकार ने और एनसीडीएक्स ने जो ये पुट ऑप्शन इन द मनी होगा तो भी लाभ होगा, क्योंकि हमने तो प्राइस फिक्स कर दी है तो किसान को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया है एक्सचेंज ने। तो ठीक है, आप बहुत फायदा किसानों का हो जाएगा। ऑल राइट, एक फाइनल मेरा राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग है आप सभी से, और हम हमेशा देखते हैं कि सरकार यहाँ पर किसानों के लिए कुछ करना चाहती है। इवन एज हल्दी एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आती है लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी बुआई तो यहाँ पर नंबर्स हैं ही। तो खंडेराव जी, अगर एक चीज़ आपको क्विकली बजट में यहाँ पर सरकार से चाहिए हो एज एन एफपीओ या फिर एक किसान के तौर पर, तो क्या मांगेंगे? सबसे पहले तो हम जो लॉक किए हुए जो सोयाबीन है, बाकी जो कमोडिटीज है वो भी एक्सचेंज पे आना चाहिए। इसमें तो किसानों को दो चीजें बहुत अच्छी मिलती है, एक तो मूल्य निश्चित ही मिलती है और मूल्य जोखिम प्रबंधन का बहुत अच्छा वहां पे प्रबंध है। तो किसान के लिए हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि बाकी के प्रयास करने के वास्ते हमें एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ये अभी कैसा ऑप्शन इन फ्यूचर लॉन्च कर दिया, पुट ऑप्शन लेके कैसा फायदा हो सकता है, ये
चीजें हैं, अभी सोयाबीन बाकी जो चीजें हैं वो भी हम जी। लगातार डिमांड करते हैं, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर भी काम करना चाहिए, ध्यान देके वो कमोडिटी भी एक्सचेंज पे लाना चाहिए। पॉइंट टेकन। आप क्या कहेंगे गंगाधर जी, आप क्या चाहेंगे यहाँ पर इस बार बजट से? मैं हल्दी की बात चल रही तो हल्दी के बारे में ही रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये जो जी। हल्दी जो है, क्रॉप इंश्योरेंस जो होता है ना, ये क्रॉप इंश्योरेंस के लिस्ट में हल्दी अभी तक नहीं है। तो इससे वजह से क्या होता है, जब कोई बाढ़ आती है, कोई नैसर्गिक आपत्ति आती है, तो किसान को कुछ भी नहीं मिलता। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपके माध्यम से एक बड़ी रिक्वेस्ट रहेंगी कि भारत का कृषि मंत्रालय जो ये हल्दी के क्रॉप को इंश्योरेंस के दायरे में, क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाए, इसका ओके। प्रावधान बजट में या कैसा भी करके करे, और सब हल्दी किसान को इसके बारे में एक सहूलियत दे कि उसका क्रॉप जो है किसी कारणवश कीड़ या रोग से वंश या कोई बाढ़ आए उस वो हिसाब में अगर नुकसान हो जाए तो उसको उसकी राहत मिल जाए। राहत मिले। आपके माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा। और आप क्या कहेंगे अगर आपको बजट से यहाँ पर कुछ मिलना चाहिए हो तो मधुसूदन जी? ये बजट में मैं केंद्र सरकार को एक रिक्वेस्ट कर रहा है, हर क्रॉप को एनसीडीएक्स में लेके आना, और वो सच बात करे, वो अपना पब्लिक फार्मर वो एनसीडीएक्स में लेके आना, और इंश्योरेंस को सिंगल फार्मर क्रॉप को देना। एक गांव को पूरा डैमेज हो गए तो पूरा गांव को देते, नहीं तो ये सिंगल फार्मर को नहीं देते। ऐसा नहीं रहने का पूरा। वो अभी एक व्हीकल को इंश्योरेंस रखता है, सिंगल व्हीकल को, लेकिन ये सिंगल फार्मर क्रॉप को नहीं करता ऐसा। एब्सोल्युटली। पूरा इंश्योरेंस को सिंगल फार्मर के लिए करना, पूरा देश में ऐसे ही करना। और एनसीडीएक्स में पूरा वो कमोडिटी है, पूरा मेज और सोयाबीन वो पूरा एनसीडीएक्स में लेके आना, थोड़ा प्राइस स्टेबिलिटी रहता एनसीडीएक्स में आए तो। अभी कौन सा प्राइस चल रहा है कि पता नहीं रहता, वो बाहर आउट ऑफ द एनसीडीएक्स। सो कंपलसरी एक्स में रखना लेके आना चाहिए। वेल, दैट पॉइंट इज वेल टेकन कि सारी कमोडिटीज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, हेजिंग मैकेनिज्म और प्राइस डिस्कवरी, प्राइस रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर अगर एक्सचेंज पे आ जाएं तो एक क्लैरिटी यहाँ पर किसानों के सामने आएगी। और दूसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर कि एज ऑफ नाउ हल्दी को ये बेनिफिट नहीं मिलता, तो अगर इसे भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाए तो काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, मधुसूदन जी, साथ ही साथ आपका गंगाधर जी, एंड आपका भी खंडेराव पाटिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो हल्दी के पूरे सेक्टर पर अपनी चर्चा भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे कुछ एक और कमोडिटीज की। हमारे साथ जुड़ेंगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट प्रणव मेर। तेल आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि जो बेस्ट ऑफ द गेन्स कमोडिटीज में अब तक हमने देखे हैं वो कच्चे तेल में से आते हुए नजर आए हैं। 4% से ज्यादा की तेजी ऑलरेडी 2025 यहां पर दर्ज कर चुका है और कुछ और बढ़त आपकी स्क्रीन पे यहां पर प्रणव $77 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स ब्रेंट में आते हुए नजर आए हैं और काफी सारे फैक्टर्स हैं जो सपोर्टिव भी हैं। आप यहां से क्रूड ऑयल प्राइसेस को 20th तक कैसे देखते हैं? बिकॉज ज्यादातर बाजार को लगता है कि 20 के बाद थोड़ा सा वर्ल्ड यहाँ चेंज हो सकता है। सही बता रहे हैं कि हमने एक पॉजिटिव स्टार्ट मिला है। क्रूड प्राइसेस को ये साल में ऑलरेडी 4-4.5% की रैली कर चुके हैं। एक चीज़ है कि एक ब्रेकआउट भी मिला है चार्ट पे, क्योंकि अगर पहले जो रेंज थी क्रूड की वो $66 और 71 के बीच में थी, जो कि WTI की थी, और ब्रेंट क्रूड देखे तो 68 नीचे में और 73 ऊपर में। तो ये जो ब्रेकआउट मिला है काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। अभी भी चार्ट पैटर्न्स पॉजिटिव दिखा रहे हैं क्रूड के। अगर हमें एक डिप मिलता है 6330 6350 की तरफ, तो वहां से बहुत अच्छा बाय बनता है। पोजिशनली ऊपर में टारगेट इसका 6550 6700 की तरफ जाने का है, और सपोर्ट अगर स्टॉप लॉस अगर हम मेंटेन करते हैं तो 6240 का रख सकते हैं। फंडामेंटल फैक्टर्स अगर देखें तो जो ठंड के फ्रीजिंग टेम्परेचर्स की जो फोकास्ट है यूएस में, यूरोप में, उस वजह से थोड़ा हीटिंग का डिमांड है और वो एक फैक्टर है जो कि ऑयल प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो रशिया और ईरान पे कुछ और सैंक्शंस लग सकते हैं, जो कि उनकी ऑयल सप्लाईज पे सैंक्शंस लग सकते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक्शन लेता है उस पर और ज़्यादा डिपेंडेंट करेगा। तो ये बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स है, थोड़े चार्ट पैटर्न्स के फैक्टर्स भी जो कि ऑयल प्राइसेस को सपोर्ट किए हैं इस हफ्ते में। साथ ही साथ जो बढ़त यहाँ पर नेचुरल गैस में है वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है। ऑफ कोर्स जो पेस या इंटेंसिटी के साथ हमने साल शुरू होता हुआ देखा था वो थोड़ी सी यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन ये जो आज की 3.5% की तेजी है यहाँ पर क्या करने की राय आप देंगे? नेचुरल गैस में व्यू अभी भी पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है
हमें वेट करना चाहिए नेचुरल गैस में। अगर हमें एक डिप मिलता है टुवर्ड्स 295 300, तो वो आइडल लेवल रहेगा, वहां से आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर पोजिशनल व्यू देखते हैं तो नेचुरल गैस फिर से 340 355 की तरफ जा सकता है। नीचे में सपोर्ट लेवल्स जो हमें वॉच करने वो है 280 का सपोर्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रीच कर जाता है तो ये करेक्टिव मूव आ सकता है नेचुरल गैस में। अदरवाइज बायस जो है वो पॉजिटिव की तरफ है। हाँ, स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हैं क्योंकि जो मोमेंटम ही उतना बड़ा है, दिन में हमें 6 से 7% का मूव तो ऐसे ही मिल जाता है वन साइड। और ज्यादा इस पे थोड़ा फंडामेंटल्स भी वॉच करें नेचुरल गैस का पोजीशन लेने के पहले कि भाई यूएस की वेदर पैटर्न की क्या फोरकास्ट है, यूरोप की वेदर पैटर्न की क्या फोरकास्ट है, उसके बाद ही फ्रेश पोजीशन बनाएं। क्योंकि अगर जब तक ये फ्रीजिंग टेम्परेचर्स का फोरकास्ट रहेगा और टेम्परेचर फ्रीज वाला रहेगा, कोल्ड टेम्परेचर रहेगा, तब तक नेचुरल गैस पॉजिटिव ही रहने वाला है क्योंकि हीटिंग की डिमांड ज्यादा रहेगी। अगर कहीं फोरकास्ट में ऐसा आ गया कि टेम्परेचर थोड़े नॉर्मल होने स्टार्ट हो गए तो नेचुरल गैस में इमीडिएटली करेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। सो थोड़ा कॉशियसली हम ट्रेड करेंगे नेचुरल गैस को। पॉइंट टेकन। नेचुरल गैस हमेशा से ऑफकोर्स एक बहुत वॉलेटाइल कमोडिटी रही है। पिछले कुछ समय में ऑफकोर्स रिटर्न्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन आते हुए नजर आए हैं, लेकिन क्या आगे ऐसी स्थिति रहेगी, इसके ऊपर थोड़ी सी अनसर्टनिटी। एक व्यू यहाँ पर मेटल्स पे लेना चाहेंगे प्रणव, क्योंकि शुरुआत इस साल की कुछ खास नहीं हुई है एंड वही क्यूज़ हैं जो हमने स्पिल ओवर होते हुए देखे हैं पिछले साल के मुकाबले कि चाइना यहाँ पर कितना स्टिमुलस मेजर्स लेके आएगा, किस तरह का रीबाउंड वहाँ देखेंगे, और अब तो ट्रंप अनसर्टनिटी भी यहाँ पर जुड़ती हुई नजर आई है। कैसे देखते हैं आप इस मार्केट्स को, और एक नियर टर्म के लिए अब यहाँ पर किस मेटल में खरीदारी करें, या आपको लगता है कि शॉर्ट स्ट्रैटेजीज भी बनाई जा सकती हैं? मेटल्स में अगर देखें, कॉपर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कॉपर की अगर आप लास्ट 6 से 8 महीने की रेंज देखें तो कहीं नहीं जा रहा है। नीचे में 780 785 का सपोर्ट बेस बना हुआ है और ऊपर में 860 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आज की डेट में वही रेंज है, नीचे में 785 790 का जो रीसेंट लो से जब रिवर्स किया था, और ऊपर में हम 850 855 की रेंज देख रहे हैं। अगर किसी को खरीदारी करनी है कॉपर में तो इंट्राडे बेसिस पे अगर कोई देख रहा है व्यू करने के लिए तो 815 का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। नीचे में 810 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ऊपर में आने वाले 1-2 दिन में ये ऊपर में 828 835 की तरफ भी जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है। और अगर रैली एक्सटेंड भी होती है तो मैक्सिमम 850 55, उससे ज्यादा हम ऊपर नहीं जाता हुआ दिख रहे कॉपर को। बाकी दो कमोडिटीज में अगर देखें तो जिंक और एल्यूमिनियम थोड़ा कंसोलिडेशन में है। वेट करेंगे चार्ट पैटर्न्स पे, क्या तो फंडामेंटल्स क्या निकल के आते हैं, उसके बेसिस पे हम फिर से एक फ्रेश व्यू ले सकते हैं जिंक और एल्यूमिनियम में। लेड अगर देखें तो 180 जब तक ऊपर में ब्रेक नहीं करता, हमने एक सेल व्यू लेके चल सकते हैं लेड में। नीचे में ये 173 171 की तरफ जा सकता है। ये इंट्राडे का नहीं है, पॉसिबली आने वाले 3-4 हफ्ते में भी ये हो सकता है क्योंकि लेड बहुत ही स्लो मूविंग कमोडिटी है कंपेयर टू अदर कमोडिटीज। वेल एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया प्रणव हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी देने के लिए। तो ऑफ कोर्स कुछ बुलिशनेस यहाँ पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस में है, लेकिन जहाँ तक मेटल्स की बात है एक चॉपी मिक्स्ड मूव्स हैं जहाँ पर कॉपर बेहतर लगता है प्रणव को। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, इस ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।